सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेनेसा से, क्योंकि रेनेसा सबसे पहले आया था। दोस्तों, रेनेसा को फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं रीबर्थ, यानी कि रिवाइवल या फिर रीअवेकनिंग, फिर से जागना, फिर से जिंदा करना या फिर से जिंदगी मिल जाना। कैसे, किस चीज़ के लिए फिर से जागना? पहला तो पुरानी क्लासिकल चीज़ों को पढ़कर समझकर उनके कल्चर को फिर से सीखना, क्योंकि मिडिल एजेस में यूरोपियन लिटरेचर आर्ट सो गया था, वो फिर से एक तरह से जागा, ह्यूमन माइंड की रीअवेकनिंग हुई। रेनेसा की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में इटली से। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह पर तुर्कों ने अटैक कर दिया। वहाँ से लिटरेचर इटालियन पोइट्स के हाथ में आया, पेट्रार्क और दांते जैसे पोइट्स के हाथ में आया। उन्होंने क्लासिकल वर्क से सीखा और दोस्तों सबसे पहले इटली में रेनेसा आया। फिर इसी टाइम पर जर्मनी ने प्रिंटिंग का भी इन्वेंशन कर दिया था। अब छपाई भी होने लगी थी, तो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई थी इस टाइम पर, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ही लेट 15 और 16 सेंचुरी में जाकर इंग्लैंड में भी देखने को मिला। पूरे यूरोप में रेनेसा फैल गया था उस टाइम पर, क्योंकि मिडिल एजेस बिल्कुल डार्क और नैरो थी, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली और जियोग्राफिकली हर टाइप से ये बहुत ही नैरो थी। चारों तरफ कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी थी, कोई क्वेश्चंस भी नहीं कर सकता था। फिर 14th सेंचुरी आते आते इटली में ग्रीक वर्क्स की स्टडी की जाने लगी और वहाँ ह्यूमनिस्टिक कल्चर को फिर से पहचाना गया। मिडिल एजेस के जो स्कॉलर्स थे उनकी डिवाइन स्टडीज को रिजेक्ट करके ह्यूमनिज्म पर फोकस किया गया। पेट्रार्क को ह्यूमनिज्म का फादर कहा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने जिस एंशिएंट लिटरेचर को, एंशिएंट कल्चर को लगभग खो ही दिया था, वो कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में जिंदा था। तो तुर्कों का शुक्रिया जिन्होंने 1453 में यहाँ पर हमला किया और इटालियन स्कॉलर्स को ये वर्क्स मिले। उन्होंने देखा कि एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स हमसे बहुत आगे सोचते थे। ये काम तो पहला काम हुआ था। और दूसरा याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। यानी कि प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था जर्मनी में। शायद अगर ये ना होता तो इटली से रेनेसा इतना बाहर नहीं जाता जो यूरोप में फैला। वो प्रिंटिंग की वजह से फैला। प्रिंटिंग की वजह से ही रेनेसा पूरे यूरोप में फैला, ये भी एक कारण था। अगर ये ना होती तो यूरोप में रेनेसा बहुत देर से फैलता या शायद फैलता ही नहीं। इसके बाद जब इंग्लैंड में रेनेसा आया तो बहुत सारे ग्रीक और रोमन राइटर्स को ट्रांसलेट किया गया, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया, स्पेशली एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने अपने ड्रामाज में सीन्स और एक्ट्स वगैरह डिवाइड करना क्लासिकल राइटर्स से ही सीखा था, और टाइम, प्लेस, एक्शन सब क्लासिकल राइटर्स से सीखे थे। यहाँ से इंग्लैंड से बहुत सारे अंग्रेज इटली जाया करते थे और रेनेसा के टाइम पर इटली पूरे यूरोप का टीचर बन गया था। दोस्तों, रेनेसा के बाद में आता है मेटाफिजिकल मूवमेंट। दोस्तों, ये मेटाफिजिकल मूवमेंट पोएट्री में था। पोएट्री में था और ये पोएट्री जो मेटाफिजिकल मूवमेंट में लिखी गई वो एलिजाबेथन एज के पोएट्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। वो आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेटाफिजिकल मूवमेंट के लीडर थे पोएट जॉन डन। इनको माना जाता है ये उस टाइम पर हाईली इंटेलेक्चुअल पोएट्री लिखा करते थे। क्यों लिखा करते थे? क्योंकि एलिजाबेथन पोएट्स जो थे वो अपनी पोएट्री में बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करते थे। दोस्तों, रोमांटिक का मतलब अपनी पोएट्री के अंदर शेपर्ड्स की बातें करना, यानी कि कंट्री साइड की बातें करना। लेकिन आप इनकी पोएट्री देखोगे जॉन डन की, तो इनमें इंटेलेक्चुअल बातें हुआ करती थी। मतलब ये अपनी पोएट्री में शेपर्ड्स वगैरह को शामिल करने के बजाय खुद का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोएट्री को देखा करते थे। इनके अलावा इनके बाद इनके फॉलोअर्स बन गए जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वॉन और अब्राहम काउली। इनके अलावा भी काफ़ी सारे पोएट्स थे जो इस टाइम पर मेटाफिजिकल पोएट्री लिखा करते थे कंसीट्स का यूज़ करके। मेटाफिजिकल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इन सारे पोएट्स की बातें इस संसार से बिल्कुल ही परे हुआ करती थी। तो इनके बाद की एज के एक पोएट और ड्रामेटिस्ट जॉन ड्राइडन ने पहली बार इनके लिए, जॉन डन के लिए, वो पहले शख्स थे जॉन ड्राइडन जिन्होंने इन सारे पोएट्स के लिए, जॉन डन के लिए इस मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किया। उन्होंने बोला डन्स अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। फिर इनके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन सारे पोएट्स के लिए इस टर्म को कॉइन आउट किया। मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी पोएट्री में कंसीट्स का यूज़ करते थे,
कंसीट्स का मतलब होता है सिमिली और मेटाफर की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल का कंपैरिजन होता है दोस्तों। इसमें दो बिल्कुल ही अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ये अपनी पोएट्री में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों फील्ड्स की वोकेबलरी का यूज़ करते थे। अलग अलग टाइप की नई नई वोकेबलरी लेके आए थे ये, और अपनी पोएट्री में ड्रामेटिक टाइप की फॉर्म का यूज़ करते थे। इनकी पोएट्री कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टाइप की होती थी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेटाफिजिकल पार्ट्स के। अब इसके बाद आता है दोस्तों नियो क्लासिसिज्म। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी का जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है ऑगस्टन एज, और जिसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल एज भी। ऑगस्टन एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने टाइम में एंशिएंट रोम में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग ऑगस्टस। उसके टाइम पर, उस राजा के टाइम पर कुछ ब्रिलियंट पोइट्स या राइटर्स हुआ करते थे। तो इस टाइम के नियो क्लासिकल एज के राइटर्स ये समझते थे कि हम उन ब्रिलियंट राइटर्स के लेवल के हैं, हमारी पोएट्री का लेवल जो है, क्वालिटी जो है, वो उन ब्रिलियंट राइटर्स के लेवल की है। तो इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इन रियलिटी इनमें से कोई भी जो नियो क्लासिकल एज का राइटर था वो कोई भी क्लासिकल राइटर्स वाली क्वालिटी नहीं रखता था। ये बस उन क्लासिकल राइटर्स के क्लासिकल वर्क्स को कॉपी करते थे, ट्रांसलेट करते थे, तभी इस एज को नियो क्लासिकल एज भी बोला गया। अब आपको दोनों नामों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्लासिकल राइटर्स के रूल्स को फॉलो किया, नियो क्लासिकल एज के राइटर्स ने, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाए, उन रूल्स को ठीक से समझ नहीं पाए, गलत इंटरप्रिटेशन कर दी, और इसलिए इसको नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। यहां दोस्तों नियो का मतलब नकली है, यानी कि नकली क्लासिकल एज, नई नहीं बल्कि नकली क्लासिकल एज। इन राइटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि ये राइटर्स फोकस करते थे लैंग्वेज की परफेक्शन, सब्जेक्ट मैटर, अपने लिखे हुए को रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, कम से कम वर्ड्स में अपनी बात को कहना, जिससे पोएट्री एकदम आर्टिफिशियल टाइप की बनती गई। डे टू डे लाइफ पर इन्होंने लिखना बंद कर दिया, बल्कि जैसी लैंग्वेज ये यूज़ करते थे उससे आर्टिफिशियल टाइप की पोएट्री की ग्रोथ होती गई, क्योंकि ये प्रोज और रीजंस पर फोकस करते थे, डे टू डे लाइफ पर नहीं लिखते थे, पोएट्री पर इतना फोकस नहीं किया, बल्कि जो पोएट्री इस टाइम पर लिखी जाती थी उसको भी प्रोज की शक्ल में लिखा जाता था। और दोस्तों नियो क्लासिकल राइटर्स की जो पोएट्री होती थी वो बड़े बड़े लोगों की लाइफ से डील करती थी, लंदन के फैशनेबल अपर क्लास लोगों की लाइफ से। स्पेशली इस आर्टिफिशियल टाइप की पोएट्री को बढ़ावा दिया इस टाइम के बड़े बड़े पोएट्स जॉन ड्रायडन और अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप का तो नेचर भी आर्टिफिशियल होता था दोस्तों, यानी कि जो बाहर का नेचर था, नेचुरल ब्यूटी, वो भी आर्टिफिशियल टाइप की होती थी। अलेक्जेंडर पोप तो दोस्तों ड्रायडन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे। ड्रायडन की राइटिंग्स कुछ हद तक फ्लेक्सिबल मिलेगी तो सही, लेकिन पोप की वो भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये एज को ऐसा कहा जा सकता है कि ये सटायर्स के लिए बहुत अच्छी थी। और अलेक्जेंडर पोप और ड्रायडन इस टाइम पर हेरोइक कपलेट में अपनी पोएट्री लिखते थे। फिर आता है दोस्तों रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट की असली कहानी क्या थी कि ये मूवमेंट नियो क्लासिकल्स के टाइम से ही शुरू हो गया था। मतलब नियो क्लासिकल्स के टाइम से ही कई राइटर्स ने नेचर पर लिखना शुरू कर दिया था। उनको ग्रेवयार्ड पोएट्स बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली इस रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से लिरिकल बैलेट्स के पब्लिश होने के साथ मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। इस रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री में शामिल थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स और शैले और लॉर्ड बायरन। अब बात यह है कि रोमांटिक राइटर्स तो एलिजाबेथन टाइम में भी थे, यानी कि उस टाइम पर भी रोमांटिक लिखा करते थे राइटर्स, लेकिन ऑगस्टन एज आते आते ये रोमांटिक ग्रोथ रुक गई। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इसको फिर से शुरू किया। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि ग्रेवयार्ड पोएट्स की इंस्पिरेशन कौन थे, जॉन मिल्टन और एडमंड स्पेंसर, उनसे सीखा था उन्होंने, तभी जाकर उन्होंने नेचर पर लिखना शुरू किया था। बीच में नियो क्लासिकल एज आ गई, तो नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट एक रिएक्शन था रोमांटिक मूवमेंट। मैंने आपको पहले बताया है ये रोमांटिक राइटर्स पर इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का और जर्मन आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी का, ज़्यादातर फ्रेंच रेवोल्यूशन का। रोमांटिक राइटर्स रूल्स और रेगुलेशंस की परवाह नहीं करते थे,
इनका लिटरेचर सब्जेक्टिव होता था, इमोशंस पर फोकस करते थे ये, और पोएट फ्री था कि वो कुछ भी लिख सके अपनी पोएट्री में। आपको इन पोएट्री में वैराइटीज़ मिलेगी। वो अपनी पोएट्री में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को भी शामिल कर लेते थे, जैसे कि कॉलरिज। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि इनकी पोएट्री में पोएट बहुत दुखी होता था, जैसे कि जॉन कीट्स की पोएट्री में आप देखोगे कि पोएट बहुत दुखी होता था नाइटिंगेल में, और एंड में कुछ ऐसी उम्मीद सी मिलती थी इनकी पोएट्री में पोएट को। आपने देखा होगा नाइटिंगेल के अंदर या फिर दूसरी किसी पोएट्री के अंदर रोमांटिक एज के राइटर की, ये अपनी पोएट्री में कॉमन मैन की लाइफ की सिंप्लिसिटी को ग्लोरीफाई करते थे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस एज में, रोमांटिक एज में, देखो इससे पहले जो एज थी नियो क्लासिकल एज, उसके अंदर हेरोइक कपलेट का बहुत यूज़ करते थे सटायर्स के लिए राइटर। लेकिन दोस्तों इस एज में जाकर, रोमांटिक एज में जाकर, स्पेंसरियन स्टैंजा, बैलेड मीटर, ब्लैंक वर्स, लिरिक, ओड, सोनेट्स, इन सबको वापस जिंदगी मिली। पोप ने ऑगस्टन एज में, नियो क्लासिकल एज में हेरोइक कपलेट का ऐसा ट्रेंड चलाया था कि वो बहुत फेमस हो गया था। लेकिन रोमांटिक पोएट्स ने, पुराने इंग्लिश पोएट्स जो थे, चॉसर, स्पेंसर, मिल्टन, ये ग्रेट पोएट्स, इनके मीटर को वापस यूज़ किया। अब दोस्तों रोमांटिक्स के बाद में आता है विक्टोरियंस नोवेल्स का टाइम, यानी कि विक्टोरियन नोवेल्स लिखने का ट्रेंड। देखो इंग्लिश लिटरेचर में लिखने वाले तो बहुत आए, नोवेल्स बहुत सी लिखी गई, ट्रैवलिंग के ऊपर लिखी गई, काफ़ी सारे टॉपिक्स पर लिखी गई, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये जो आने वाले नोवेलिस्ट थे, विक्टोरियन नोवेलिस्ट या कोई भी, इन सब ने हेनरी फील्डिंग के ट्रेडिशन को फॉलो किया। हेनरी फील्डिंग बहुत बड़ा नाम है दोस्तों नोवेल्स में। हेनरी फील्डिंग एक ड्रामेटिस्ट थे जो नोवेलिस्ट बन गए थे बाद में। तो इनकी नोवेल्स जो होती थी उसी की आउटलाइन आपको आने वाली नोवेल्स में मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि ड्रामा क्यों बंद हुए थे, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि मेलोड्रामा बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा था इस टाइम तक, इसलिए ड्रामास पर थोड़ा सेंसर का रेस्ट्रिक्शन आ गया था, तो नोवेल्स लिखी जाने लगी। अब मेलोड्रामा नोवेल्स में आ गया था। विक्टोरियन एज आते आते तो आप देखो विक्टोरियंस की नोवेल्स में सेंटिमेंट्स और मेलोड्रामा तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया था, इसलिए इनकी नोवेल्स भी आर्टिफिशियल टाइप की होती थी। आप चार्ल्स डिकेंस की या थॉमस हार्डी की नोवेल्स देख लो, ऐसा एक्सट्रीमली ये दुखी करते थे अपने मेन कैरेक्टर को। आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ का कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ऐसा कभी नहीं होता जैसा इनकी नोवेल्स में कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाता था। अब आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस की नोवेल तो कितनी अच्छी हुआ करती थी। एक्चुअली मुझे चार्ल्स डिकेंस बहुत पसंद है, लेकिन दोस्तों ये जो पोएट इस टाइम पर नोवेल्स लिखी जाती थी विक्टोरियंस के टाइम पर, वो एंटरटेनमेंट पर्पस से लिखी जाती थी। किसी को भी पसंद आएगी विक्टोरियंस की नोवेल्स, लेकिन इनकी नोवेल्स में ऑर्गेनिक प्लॉट नहीं होता। खैर आज भी विक्टोरियंस की नोवेल्स पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि विक्टोरियंस स्टोरी पर अच्छा फोकस करते थे, इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते थे ताकि बच्चों को भी देखने में मजा आए। जैसे चार्ल्स डिकेंस की कुछ नोवेल्स है, डेविड कॉपरफील्ड वगैरह, ऑलिवर ट्वेस्ट, तो इनको देखने में बच्चों को भी मजा आता था। इन विक्टोरियंस नोवेलिस्ट ने हमें उस टाइम की सोसाइटी की पिक्चर दिखाई है कि लोग उस टाइम पर कैसे थे। लेकिन इन नोवेल्स में आप देखोगे रियलिज्म तो था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिज्म था। विक्टोरियन नोवेल्स में सिर्फ लाइफ का एक साइड ही देखने को मिलता था, एक व्यू ही देखने को मिलता था। इसलिए विक्टोरियन नोवेलिस्ट को ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट की रैंक में नहीं रखा जाता, बल्कि ग्रेट नोवेल्स की रैंक में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी नोवेल्स में मेलोड्रामा बहुत यूज़ करते थे ये, और लिटरेचर के हिसाब से कोई हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड भी नहीं था इनकी नोवेल्स का। बस एंटरटेनिंग पर्पस से लिखी जाती थी कि रीडर्स को कैसी स्टोरी अट्रैक्ट करेगी। और ह्यूमर का तो जो इन्होंने यूज़ किया है वो शायद ही किसी ने किया होगा। इनमें क्वालिटी थी ग्रेट राइटर्स की, लेकिन ग्रेटेस्ट राइटर्स वाली कोई बात नहीं थी। तो लिटरेचर को जो चाहिए था वो आने वाली मॉडर्न एज में उसको मिला। यानी कि इसके बाद आता है मॉडर्न टाइम ऑफ ड्रामा। दोस्तों रोमांटिक्स के टाइम पे पोएट्री, विक्टोरियंस के टाइम पे नोवेल्स, तो इस बीच में ड्रामा कहीं दब गया था। बहुत लंबे समय के लिए ड्रामा कहीं दब गया था। उसे विक्टोरियन एज में फिर से शुरू किया गया, लेट विक्टोरियन एज में फिर से शुरू किया गया। जैसे T.W. रॉबर्टसन, ये कॉमेडीज के अंदर सीरियस थीम्स को रखा करते थे, इन्होंने ड्रामा को फिर से जिंदा किया। इन्होंने उस एज में मेलोड्रामा पर फोकस नहीं किया, बल्कि इंग्लिश ड्रामा में नेचुरलिज्म को डेवलप किया, ऑर्गेनिक प्लॉट पर फोकस किया गया। अब
ये चीज़ आपको हेनरिक इब्सन से समझ में आएगी। दोस्तों हेनरिक हाउस आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर कोई एंटरटेनिंग पर्पस से नहीं लिखा गया है उस ड्रामा को, बल्कि एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ को बताया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हेनरिक इब्सन के प्लॉट से काफ़ी कुछ सीखा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था हेनरिक इब्सन ने। उनके शुरुआती वर्क्स पर आपको हेनरिक इब्सन का इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। इस टाइम का सीरियस ड्रामा डेवलप करवाने में सबसे बड़े बड़े नाम है दोस्तों हेनरिक इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन गाल्सवर्दी। अब जहां विक्टोरियन सोसाइटी में ऐसी नॉवेल्स लिखी जा रही है जहां पर एंटरटेनमेंट चल रहा है, वहां पर ऐसे ड्रामास को उभरने में थोड़ा टाइम लगा। ये ड्रामेटिस्ट फोकस कर रहे थे ऑर्गेनिक प्लॉट्स पर, नेचुरल बिहेवियर पर। देखो, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया हो कभी कि हमारे यहाँ पर अच्छी अच्छी एंटरटेनिंग फिल्में बनती है, उनको ऑस्कर के लिए क्यों नहीं भेजा जाता? सीधी सी बात है, ऑस्कर या नोबल एंटरटेनमेंट को नहीं दिए जाते बल्कि यूनिकनेस को दिए जाते हैं। दोस्तों लिटरेचर यूनिकनेस के लिए लिखा जाता है, तो विक्टोरियन एज में एंटरटेनमेंट यानी कि मेलोड्रामा पर फोकस किया गया और मॉडर्न ड्रामा में नेचुरलिज्म और रियलिटी पर फोकस किया गया। ऐसे विक्टोरियन एज में भी रियलिटी पर फोकस किया गया, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी होती थी वहां पर। और दोस्तों इसी बीच इस टाइम पर एक नए टाइप का ड्रामा लिखा जाना शुरू हुआ जिसका नाम है पोएटिक ड्रामा। स्टीफन फिलिप्स पोएटिक ड्रामा में एक नोटेबल फिगर है दोस्तों, और जॉन ड्रिंकवाटर, इनके अलावा टी.एस. एलियट और क्रिस्टोफर फ्राई, तो ये पोएटिक ड्रामा लिखने में सबसे बड़े बड़े नाम हैं। दोस्तों इन सब को इंस्पायर करने का क्रेडिट जाता है हेनरिक इब्सन को। उन्होंने ड्रामा में सीरियस ट्रेंड को शुरू किया था, नहीं तो उनसे पहले ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखे जाते थे। हेनरिक इब्सन ने सीरियस पर्पस के लिए ड्रामास को शुरू किया। हेनरिक इब्सन के हिसाब से ड्रामा को सिर्फ उन्हीं सिचुएशन से डील करनी चाहिए जो सिचुएशन एक ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में देखने को मिलती है। फिर आता है दोस्तों इनके बाद में मॉडर्न नॉवेल्स का ट्रेंड। मॉडर्न नॉवेल्स ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी, मैंने आपको बताया था, जो अपने कंटेम्प्रेरी लाइफ से, जो अपने आसपास की कंटेम्प्रेरी लाइफ से और फैक्ट्स के साथ में डील करती थी। ये भी विक्टोरियंस की तरह सिर्फ वन साइड व्यू नहीं दिखाती थी, क्योंकि इस टाइम पर मॉडर्न टाइम में लोग ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां चॉइसेस थी कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म की, साइंस की, रिलीजन की, गॉड की और एटम बॉम्ब की। तो आसपास की सिचुएशंस को देखते हुए इस टाइम के वर्क्स में आपको कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। विक्टोरियंस में लव और सेक्स पर फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न टाइम में फ्रैंकली और फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था लव और सेक्स को। प्रॉब्लम्स ऑफ लव एंड सेक्स इस टाइम की कॉमन थीम थी और विक्टोरियन सेक्स पर इतना फोकस नहीं करते थे। नॉवेल्स में आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज। विक्टोरियंस के लिए आप देखोगे दोस्तों लाइफ सिर्फ एक नोवेल में ढल जाती थी, लेकिन मॉडर्न राइटर्स के लिए ऐसा नहीं था। मॉडर्न राइटर्स ने तो अपनी राइटिंग्स में प्लॉट की तरफ तो फोकस किया ही नहीं, बल्कि इनकी राइटिंग्स में एंडिंग्स भी नहीं हुआ करती थी। मतलब कि इनकी नोवेल हुआ करती थी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकी नोवेल साइकोलॉजिकल हुआ करती थी। इन्होंने पहचाना कि ह्यूमन की कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत ही डीप लेयर्स में होती है, मतलब कि जितना वो समझे उतना कम है। कुल मिलाकर इन नोवेल्स को साइकोलॉजिकल लिखा जाता था। और आज की इस वीडियो का मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, प्री राफेलाइट मूवमेंट। इसको प्री राफेलाइट ब्रदरहुड भी बोला जाता है। दोस्तों इसमें इस ग्रुप के अंदर कुछ पोएट्स का और पेंटर्स का एक ग्रुप था, आर्टिस्ट का ग्रुप था, जिन्होंने इटालियन पेंटर्स से इंस्पिरेशन ली थी। इटालियन पेंटर राफेल से पहले जो भी पेंटर्स थे उनसे इंस्पिरेशन ली, जिन पेंटर्स में इनको स्वीटनेस, गहराई और बहुत कुछ मिला। तो राफेल के बाद में जो पेंटर्स आए, इटालियन पेंटर्स आए, उनमें वो बात नहीं थी। तो 1848 में यानी कि विक्टोरियन एज में प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को इंग्लैंड में 3 यंग आर्टिस्ट थे, डीजी रॉस्ट्री, विलियम हॉवन हंट, जॉन एवरेट, इन्होंने ढूंढा। इनका एम था कि ये पेंटिंग के ओल्ड प्रिंसिपल्स की तरफ लौटें। जिस तरह से रोमांटिक्स ने मिडिवल राइटर्स से सीखा था, उसी तरह से हमें भी सीखना चाहिए। इन प्री राफेलाइट पोएट्स का सिर्फ एक ही रिलीजन था, आर्ट फॉर आर्ट सेक। इनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं डीजी रॉस्ट्री, AC स्विनबर्न और विलियम मॉरिस। ये तीनों ग्रेट पोएट्स हैं दोस्तों प्री राफेलाइट मूवमेंट में।